नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य क्या था? बात करें शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य का, तो शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य था राष्ट्रवाद का विकास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की थी? भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की थी। अगला प्रश्न है आज का, कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि आपसे पूछा जा रहा है। तो 1296 से 1316 तक दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। तो ये भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा सूर्य मंदिर जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है मोढेरा सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 6 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आज का 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 1892 अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी और यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसे भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? पनामा नहर जो है निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो यहाँ इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इंद्रावती नदी डैश की सहायक नदी है? कहने का मतलब ये हुआ कि इंद्रावती नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ
और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिबेकेश्वर से निकलती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। आज का 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? निम्न में से कौन सा भारत का कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है? तो दक्कन का पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी मृदा है जिसे ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? शांति पुरुष के नाम से निम्न में से किन्हें जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था। कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का भारत को क्या बनाने का उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भर। जी हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना का, तो यह जो 1961 में शुरू की गई और 1966 तक चली थी। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है निम्न में से किनसे है? तो बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है निम्न में से कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीव रात्रि चर है? निम्न में से कौन सा जीव जो है जो रात्रि चर है, ये आपको पहचान करके बताना है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, चमगादड़ जो है दिए गए ऑप्शन में से रात्रि चर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? तो कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो किस तत्व का सबसे भारी स्थिर समस्थानिक है? किस तत्व का सबसे भारी स्थिर समस्थानिक है यानी आइसोटोप, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीसा का, जी हाँ, सीसा का सबसे भारी स्थिर समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो Na2CO3 इंटू 10H2O क्या है? जी हाँ, Na2CO3 इंटू 10H2O किसका रासायनिक सूत्र है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव शरीर की लार का पीएच अधिकतर डैश के बीच होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्वस्थ मनुष्य के मानव शरीर के लार का पीएच मान किसके बीच होते हैं? तो 6.2 से 7.6 के बीच होते हैं एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो कार्बन की अधिकतम मात्रा डैश में पाई जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो स्नेहक तेल में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कांच को नीला रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या
कांच को नीला रंग प्रदान करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को नीला रंग प्रदान करता है। बात करिए आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बैटरी का उपयोग किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आज का 30 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि? जी हाँ, ऊर्जा संरक्षण आज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की तीव्रता से घट रहे हैं, जिसके कारण ऊर्जा संरक्षण आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।